नमस्कार साथियों, मैं मनीष बंसीवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी ORG के राजस्थान इतिहास की इस क्लासेज में। साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मारवाड़ राठौड़ वंश के शासकों के बारे में। तो साथियों, आप कह सकते हैं कि भाई हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे राव मालदेव के बारे में। साथियों, राव मालदेव से पहले के शासकों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। साथियों, इस क्लास से पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। साथियों, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। आइए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। देखिए, इस क्लास की शुरुआत करने से पहले हम जानेंगे कल के शासक के बारे में। यानी कि साथियों, कल की अंतिम जो साथियों क्लास हुई थी हमारी, उसके अंतर्गत जो अंतिम शासक बनता है साथियों, उसके बारे में हम एक बार फिर से बेसिक जानकारियां कवर करेंगे, ताकि साथियों एक बेसिक जानकारी, एक बेसिक पिक्चर आपके दिमाग में बैठती रहे, बनती रहे। तो साथियों, राव गांगा जो कि मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा है, यह हमारी कल की क्लास का अंतिम शासक है। साथियों, कहा जाता है कि भाई राव गांगा कौन था। तो साथियों, राव गांगा राव मालदेव का पिता था। और साथियों, राव गांगा के द्वारा 1527 के अंतर्गत साथियों जो खानवा का युद्ध होता है, 1527 ईस्वी में जो खानवा का युद्ध होता है, उस युद्ध के अंतर्गत राणा सांगा के समर्थन में साथियों राव गांगा ने अपनी 4000 सैनिकों की सेना राव मालदेव साथियों, जो कि इसका पुत्र है, गांगा का पुत्र, तो राव मालदेव के नेतृत्व में भेजी थी। तो साथियों, आप कह सकते हैं कि भाई यह कौन है। तो यह एक तरीके से राणा सांगा का एक तरीके से समकालीन है। और साथियों, यह एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भाई यह मालदेव का पिता भी है। तो साथियों, अब इसी का पुत्र आता है राव मालदेव, जो कि अगला शासक बनने की तैयारी में है। साथियों, एक तरीके से गांगा का टाइम पीरियड क्या बनता है, तो हमारा टाइम पीरियड बनता है गांगा के लिए साथियों, यह होता है 1515 से लेकर 1532 ईस्वी के मध्य का। साथियों, 1532 ईस्वी में गांगा की मृत्यु होती है और इसके पश्चात में शासक बनता है राव मालदेव। साथियों, मैंने यहाँ पर लिखा है आपके लिए, देखिए राव मालदेव का टाइम पीरियड क्या होता है, तो 1532 से लेकर 1562 ईस्वी का। साथियों, काफ़ी बड़ा टाइम है और बहुत ही बेहतरीन टाइम इनके द्वारा बिताया जाता है। साथियों, अपने शासनकाल के लिए साथियों ये जाने जाते हैं कि भाई इसने बहुत सारे तो युद्ध लड़े थे, बहुत सारे निर्माण कार्य इनके द्वारा किए गए थे। और साथियों, बहुत सारे महत्वपूर्ण जो कार्य होते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से साथियों इनको इंपोर्टेंट बनवाते हैं। तो साथियों, सारी जानकारी हम आज की इस क्लास में कवर करेंगे। तो प्लीज़ अपने सभी साथियों में इस क्लास को शेयर कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए। साथियों, शेयर करने का मतलब यह है कि आपके अन्य साथी भी हमारे साथ में जुड़ सकें, जो कि आपके साथ में बने रहकर बेहतरीन जानकारियाँ साथियों आज की इस क्लास के माध्यम से पा सकेंगे। तो साथियों, आइए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। मैंने साथियों बताया है आपको भी राव मालदेव का टाइम पीरियड। अब देखिए साथियों, मालदेव के बारे में बेसिक परिचय कवर करते हैं कि भाई यह कौन था। तो साथियों, आप कह सकते हैं कि भाई राव गांगा का पुत्र है और पितृहंता है। देखिए, यहाँ पर पितृहंता का मतलब क्या निकल कर आता है। मैंने आपको पहले कई बार बताया है कि भाई पितृहंता का मतलब होता है कि पिता की हत्या करने के पश्चात में जो शासक बनता है साथियों, वह शासक पितृहंता कहलाता है। यानी कि साथियों, पिता बैठा है और उसकी हत्या कर दी जाती है साथियों, फिर उसका पुत्र आता है और वह पुत्र शासक बनता है। तो साथियों, आप कह सकते हैं कि वह जो पुत्र शासक बनता है साथियों, यह पितृहंता शासक कहलाता है। तो साथियों, आप कह सकते हैं कि भाई राव मालदेव भी अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, तो इसीलिए इसे पितृहंता शासक का दर्जा प्राप्त हुआ है। अब बात करेंगे साथियों राव मालदेव की नीतियों के बारे में, यानी कि इसकी सोच किस प्रकार की थी, यह किस प्रकार का शासक था। तो साथियों, मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा है कि भाई यह महत्वाकांक्षी और विस्तारवादी शासक था। तो आप कह सकते हैं कि भाई इसकी सोच तो एक तरीके से महत्वाकांक्षी थी और इसकी नीतियाँ साथियों विस्तारवादी नीतियाँ थी। यानी कि साथियों, इसकी सोच तो एक बहुत ही बेहतरीन थी, महत्वाकांक्षा रखता था साथियों, यानी कि इसकी इच्छा पूर्ति बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। ये अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सदैव प्रयासरत रहता था। अब बात करते हैं विस्तारवादी शब्द के बारे में। तो आप कह सकते हैं कि भाई विस्तारवादी का मतलब होता है यह अपनी विस्तार करने की नीति पर अमल करता था। साथियों, हमेशा यह विस्तार करने की सोच में लगा रहता था और इसके द्वारा इसी चीज़ों को देखते हुए साथियों बहुत ही बड़ी संख्या में युद्ध लड़े गए थे। साथियों, इसे 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। तो जानकारियां हम आगे कवर करेंगे कि भाई इसने अपने जीवन काल में 52 युद्धों में विजय प्राप्त करी थी। अब आगे देखते हैं साथियों कि यहाँ पर निकल कर आते हैं इसके बारे में उपाधियाँ। तो आप इसे कह सकते हैं कि भाई हिंदू बादशाह और हशमत वाला शासक, 2 साथियों उपाधियाँ हैं जो कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध बनती हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रमुख बनती हैं। साथियों, एग्जाम्स में कई बार इसे पूछा जाता है कि भाई हिंदू बादशाह की उपाधि किसे प्राप्त थी या फिर हशमत वाला शासक किसे कहा गया था। तो दोनों साथियों शासक दोनों उपाधियाँ बनती हैं हमारे राव मालदेव के बारे में। तो आप इसे लिख सकते हैं स्टार मार्क करते हुए कि भाई राव मालदेव को हिंदू बादशाह और हशमत वाला शासक की उपाधियाँ प्राप्त थी। अब साथियों, 2 लेखक और आते हैं, अरबी फारसी लेखक हैं हमारे फरिश्ता और बदायूनी। देखिए साथियों, मैंने यहाँ पर लिखा है फरिश्ता और बदायूनी। तो साथियों, इन लोगों ने एक तरीके से राव मालदेव को भारत का पुरुषार्थी राजकुमार की संज्ञा प्रदान करी थी। मैंने यहाँ पर लिखा है भारत का पुरुषार्थी राजकुमार। तो आप कह सकते हैं कि भाई भारत का पुरुषार्थी राजकुमार की संज्ञा किसके द्वारा किसे प्रदान करी गई थी। तो साथियों, दोनों चीज़ें यहाँ पर कवर होती है। भाई फरिश्ता और बदायूनी के द्वारा भारत का पुरुषार्थी राजकुमार राव मालदेव को कहा गया था। अब देखिए साथियों, जानकारियाँ आगे की ओर कवर करते हैं।
मालदेव के सत्ता संभालते समय देखिए साथियों यहाँ पर विस्तारवादी नीति जो इसके द्वारा अपनाई गई थी इसका यहाँ पर वर्णन होने जा रहा है। तो साथियों आप कह सकते हैं कि मालदेव ने जब सत्ता संभाली थी तो साथियों उसके पास में मात्र 2 परगाने हुआ करते थे। साथियों वो परगाने कौन कौन से हैं, तो वो हमारा है जोधपुर और सोजत का परगाना। साथियों परंतु जब यह अपने अंत तक पहुंचा था, यानी कि अपने शासनकाल के अंतिम समय में पहुंचा था, तो साथियों इसने अपने जीवन में 52 युद्धों में विजय प्राप्त करी थी और उन विजयों के माध्यम से अपने परगानों को 58 तक पहुंचाया था। यानी कि साथियों जब शासन संभालता है, गद्दी पर बैठता है, तो उस समय इसके पास में मात्र 2 परगाने थे। साथियों कौन से परगाने थे, तो वो हमारे जोधपुर का और सोजत का परगाना, 2 परगाने थे, जोधपुर और सोजत। साथियों जब जीवन काल चलता है, अब इसका शासनकाल आगे बढ़ता है, तो उस काल के अंतर्गत साथियों इसने 56 और नए परगाने उन संख्या में जोड़ लिए थे। तो साथियों जब अंतिम समय पर पहुंचता है तो यहाँ पर बचते हैं इसके पास में 58 परगाने। और साथियों इसने कहा जाता है कि भाई 52 युद्धों में विजय प्राप्त करी थी। तो साथियों इसे 52 युद्धों का विजेता शासक भी कहा जाता है। तो प्लीज़ आप इसे भी नोट कीजिए, 52 युद्धों का विजेता किसे कहा जाता है, तो ये राव मालदेव को कहा जाता है। साथियों अब बात करेंगे निर्माण कार्यों के बारे में, यानी कि इसके द्वारा जो बेहतरीन निर्माण कार्य करवाए गए थे साथियों, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखकर तैयार रखा है। देखिए साथियों इसके द्वारा पोकरण, मालकोट, साथियों ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये हमारे मेड़ता में पड़ता है, मेड़ता। पोकरण साथियों कहाँ पड़ता है, जो जैसलमेर में पड़ता है, जैसलमेर, मेड़ता, सोजत ये कहाँ पड़ता है, तो ये पाली में पड़ता है। साथियों अब अगला आएगा रिया, तो ये कहाँ पड़ता है, ये नागौर में पड़ता है। तो साथियों जो अपने देखिए पोकरण, मालकोट, सोजत, रिया के दुर्गों का निर्माण करवाया तथा जोधपुर शहर की 4 दीवारी बनवाई। साथियों देखिए यहाँ पर 4 जो एक तरीके से स्थान है, साथियों ये देखिए पुराने स्थान का नाम है, यानी कि प्राचीन नाम इन स्थानों का नाम है। तो साथियों पोकरण वर्तमान में है जो कि जैसलमेर में पड़ता है। और आपको पता है कि यहाँ पर परमाणु बम का परीक्षण भी किया गया था साल 1998 के अंतर्गत। तो साथियों यहाँ पर देख सकते हैं भाई मालकोट, पोकरण, सोजत और रिया। साथियों रिया पड़ता है हमारे राजस्थान के नागौर जिले के अंतर्गत। तो साथियों इन स्थानों पर दुर्गों का निर्माण करवाया गया था, किसके द्वारा, तो राव मालदेव के द्वारा। अब बात करते हैं साथियों आगे के अन्य निर्माण कार्यों के बारे में। तो आप कह सकते हैं कि भाई राव मालदेव ने जोधपुर शहर की 4 दीवारी का निर्माण भी करवाया था। साथियों जोधपुर शहर किसने बसाया था, तो राव जोधा के द्वारा इस शहर की स्थापना करी जाती साथियों 1459 के टाइम में। परंतु साथियों मालदेव के द्वारा इस शहर की परकोटे का निर्माण या फिर इस शहर की 4 दीवारी का निर्माण करवाया जाता है। अब साथियों आगे की बात करते हैं। देखिए जानकारियाँ इसके बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ बनती हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा साथियों इसके विवाह से संबंधित जानकारी निकल कर आती है साथियों रूठी रानी। साथियों आपको पता होगा इतिहास में रूठी रानी बहुत ज़्यादा फेमस है और एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चंस बनता है कि भाई रूठी रानी किस शासक की पत्नी थी या फिर किस शासक की रानी थी। तो साथियों वो राव मालदेव की ही पत्नी हुआ करती थी। आइए जानते हैं रूठी रानी के बारे में बेसिक जानकारियाँ। तो साथियों राव मालदेव के बारे में कहा जाता है कि भाई जैसलमेर शासक राव लूणकरण की पुत्री। देखिए साथियों राव लूणकरण की पुत्री उन्मादे। साथियों रूठी रानी का नाम क्या है, रूठी रानी का नाम है उन्मादे। तो राव लूणकरण की पुत्री के साथ विवाह किया। और साथियों कहा जाता है कि भाई जब यह विवाह करके आया था, यानी कि साथियों माना कि भाई इसका आज विवाह हो चुका है और यह इसका कमरा है। तो साथियों इस कमरे में जाने के बजाय जो राव मालदेव था साथियों वह सामने वाले कमरे में चला जाता है। साथियों सामने वाला कमरा किसका है, तो साथियों यह सामने वाला कमरा है दूसरी किसी रानी का। साथियों आप या फिर कह सकते हैं यह दूसरी किसी दासी का कमरा होता है। तो इस प्रकार से जब मालदेव अंदर एंट्री करता है तो उसे जाना इस तरफ था और साथियों गलती से यह इस ओर चला जाता है। तो इस चीज़ से हमारी रूठी रानी साथियों जो कि उन्मादे है यह नाराज होती है और साथियों यह नाराज होकर निकल जाती है दरबार को छोड़कर और यह पहुंचती है अजमेर में। साथियों अजमेर में तारागढ़ दुर्ग बना हुआ है तो वहीं पर यह अपना जीवन काल बिताती है और मालदेव इन्हें वापस से लाने के लिए बहुत सारे प्रयास करता है, बहुत सारी कोशिशें करता है। वह बहुत से शासकों को, बहुत सारे मंत्रियों को इसके पास में भेजता है, परंतु साथियों रूठी रानी हमेशा के लिए रूठी रहती है और वह कभी भी अपने राज्य लौटकर नहीं आती है। तो साथियों जानकारियाँ यहाँ पर मैंने आपको बताई है रूठी रानी के बारे में कि भाई ये कहाँ पर रह रही थी, यानी कि नाराजगी के पश्चात में जाती है अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में। और साथियों देखते हैं आगे की जानकारियाँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि भाई जो उन्मादे हैं यह नाराज होकर अपना अधिकांश समय अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में बिताती है या फिर काटती है। तो साथियों यहाँ पर जानकारी हमने कवर करी है उसके दौरान बनाए गए निर्माण कार्यों के बारे में, इसकी शादी के बारे में, इसकी उपाधियों के बारे में और साथियों इसके टाइम पीरियड के बारे में। तो साथियों जानकारियाँ इनकी बेसिक परिचय जो मैंने कवर कर लिया है। अब बात करेंगे साथियों इसके द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में। तो देखिए साथियों जानकारी निकल कर आती है पाहेबा। साथियों एक इंपोर्टेंट युद्ध है पाहेबा या पाशेबा।
आप इसे कंफर्म कर लीजिए और लिख सकते हैं। साथियों पाहेबा और या फिर पाशेबा का युद्ध होता है 1541 और 42 के मध्य में। साथियों किस स्थान पर होता है, तो होता है ये फालोदी जोधपुर में। देखिए साथियों फालोदी स्थान है जोधपुर में और वहाँ पर 1541-42 के मध्य में युद्ध होता है। और साथियों उस युद्ध का टाइम जो नाम है पाहेबा या पाशेबा का युद्ध। अब देखिए साथियों यहाँ पर जानकारी मैं आपको बताता हूँ कि भाई इस युद्ध में कौन कौन भाग लेता है। देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो साथियों यहाँ पर जेता और कुम्फा, साथियों दोनों दो सेनापति हैं। अब किसके सेनापति हैं, तो आप कह सकते हैं कि भाई ये राव मालदेव के सेनापति हैं। और साथियों दूसरी ओर कौन होता है, तो साथियों दूसरी ओर होता है राव जेतसी। यह कौन साथियों, यह कौन है, तो यह आप कह सकते हैं कि भाई बीकानेर का शासक है। बीकानेर शासक, साथियों यह बीकानेर का शासक है। और यह इधर कौन है, तो यह मालदेव के सेनापति हैं। मैं लिख रहा हूँ साथियों यहाँ पर मालदेव के सेनापति। तो यह मालदेव के सेनापति हैं जेता और कुम्फा। साथियों दो व्यक्ति हैं, आप इसे नोट कीजिएगा। अब देखिए साथियों यह एक तरीके से यह कहा जाता है, यह युद्ध क्यों होता है, तो साथियों ये युद्ध बुलाया जाता है मालदेव की ओर से। मालदेव साथियों आक्रमण करता है बीकानेर राज्य के ऊपर, यानी कि बीकानेर पर अधिकार करने के लिए मालदेव ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया है। तो साथियों मैंने आपको पहले बताया था कि भाई यह महत्वाकांक्षी सोच का व्यक्ति था और विस्तारवादी इसकी नीति रहती थी। तो साथियों इसी नीति के तहत यह अपने राज्य विस्तार हेतु बीकानेर राज्य पर आक्रमण करता है। साथियों यह भेजता है, यानी कि अब ये खुद नहीं जाता है इस युद्ध में, यह भेजता है अपने सेनापति जेता और कुम्फा को। साथियों दूसरी ओर होता है एक तरीके से युद्ध करने के लिए, वापस सामना करने के लिए तो आएगा ही ना, वही वहाँ का शासक होता है जो कि सामना तो करेगा। तो साथियों सामना करने के लिए आते हैं राव जेतसी। साथियों यह कौन है, तो ये बीकानेर के शासक है। अब देखिए जानकारी साथियों आगे बनती है कि भाई ये युद्ध होता है और बहुत ही खतरनाक तरीके से साथियों युद्ध होता है। और युद्ध में साथियों अंतिम चीजें निकलकर आती है, परिणाम निकलकर आता है कि भाई इस युद्ध में राव जेतसी की मृत्यु हो जाती है। यानी कि साथियों आप कह सकते हैं कि भाई राव जेतसी की हत्या हो चुकी है। और परिणाम निकलता है साथियों ये दो, एक परिणाम यह है, दूसरा परिणाम निकलता है कि भाई राव मालदेव की बीकानेर पर विजय हो जाती है। अब साथियों देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर एक तरीके से इस वंश की या फिर मालदेव के बारे में साथियों उल्टी घड़ी स्टार्ट होती है। साथियों देखिए बीकानेर में विजय प्राप्ति के पश्चात में बहुत सारे शासक होते हैं, बहुत सारे छोटे बड़े शासक होते हैं जो कि मालदेव के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। साथियों सारे शासक मिलकर जाएंगे दिल्ली। दिल्ली में कहाँ, तो साथियों केंद्रीय सत्ता के पास में जाकर गुहार लगाते हैं मालदेव के खिलाफ। तो साथियों जानकारियां हम आगे कवर करेंगे, आप इसे नोट कीजिए अभी। तो देखिए परिणाम मैंने बताया हमें परिणाम क्या निकला, तो यहाँ पर राव जेतसी की हत्या हो चुकी है, मालदेव का बीकानेर पर विजय हो चुकी है। साथियों तीसरा परिणाम निकलकर आता है कि भाई जेतसी के दो पुत्र होते हैं। साथियों देखिए जेतसी के पुत्र कल्याणमल व भीम, साथियों ये दोनों पुत्र हैं राव जेतसी के, जो कि इस युद्ध में मारा जा चुका है। तो साथियों ये दोनों पुत्र एक तरीके से रवाना होते हैं दिल्ली के लिए। साथियों दिल्ली में कौन है, तो दिल्ली में है शेरशाह सूरी। साथियों देखिए अपने हुमायूं का टाइम पीरियड चल रहा था, परंतु कुछ समय के लिए शेरशाह सूरी की यानी कि सूर वंश की यहाँ पर एंट्री होती है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। तो साथियों उसी समय के अंतर्गत ये लोग पहुँचते हैं शेरशाह सूरी के पास में। साथियों शेरशाह सूरी के पास में पहुंचकर उसके यानी कि उसे गुहार लगाते हैं अपने राव मालदेव के खिलाफ में। और साथियों यह उसके अधीन रहने की शुरुआत, मतलब एक तरीके से जो साथियों बात होती है उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई दोनों पुत्र हैं जेतसी के, कल्याणमल और भीम, यह चले गए हैं अपने शेरशाह सूरी के अधीन, यानी कि उसके शरण में चले जा चुके हैं। अब देखिए साथियों यहाँ पर जानकारियाँ निकल कर आती है कि भाई इस युद्ध के पश्चात में जो अपना मालदेव था साथियों वह आक्रमण करता है मेड़ता शहर के ऊपर। साथियों मेड़ता का शासक होता है बीरमदेव। तो साथियों बीरमदेव भी एक तरीके से इस आक्रमण में पराजित होकर यह दिल्ली पहुंच जाता है। साथियों दिल्ली में मिलता है वह कल्याणमल और भीमदेव के साथ में, यानी कि कल्याणमल और भीम साथियों दोनों ही जोधपुर माफ कीजिएगा बीकानेर के शासक हैं। तो साथियों ये दोनों एक तरीके से राजकुमार हैं, शासक नहीं, शासक तो साथियों मारा जा चुका है जेतसी। तो दोनों ही राजकुमार हैं और यह मिलते हैं बीरमदेव थे। साथियों तीनों एक तरीके से जोड़ी बनाते हैं और जोड़ी बनाकर साथियों शेरशाह सूरी को बहुत खतरनाक तरीके से भिड़काते हैं। तो साथियों अपने एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भाई शेरशाह इनकी जो मांगे थी, इनकी बातों को मानकर एक तरीके से आक्रमण की तैयारी करता है। साथियों अब आक्रमण की तैयारी हो गई गिरी सुमेल के युद्ध के बारे में। तो देखिए साथियों 42 के अंतर्गत यह युद्ध हुआ था, 42-41 के मध्य में। अब साथियों अगला युद्ध होगा शेरशाह के द्वारा आक्रमण किया जाएगा। और साथियों वो कब होगा, तो गिरी सुमेल का युद्ध होता है साथियों, वह होता है 1544 ईस्वी में। साथियों मैंने यहाँ पर लिखा है 5 जनवरी 1544 ईस्वी। तो साथियों आप कह सकते हैं कि मैं गिरी सुमेल का युद्ध की तारीख आपको पता मैंने बता दी है कि भाई 5 जनवरी को हुआ था और 1544 में हुआ था। साथियों इस युद्ध के अंतर्गत कौन साथियों आगे आता है, तो देखिए यहाँ पर आता है, सारे लोग आते हैं साथियों। यहाँ पर मालदेव भी आएगा, जेता और कुम्फा भी आएंगे
और साथियों बहुत सारी सेना आएगी, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से साथियों युद्ध की तैयारियां हो चुकी हैं। परंतु साथियों आपको पता है कि भाई जो शेरशाह है बहुत ही चालाक व्यक्ति हुआ करता था और साथियों ये छल नीति के अंतर्गत विश्वास रखते हैं। तो साथियों जब यह दोनों की सेनागिरी सुमेल के मैदान में आकर डट जाती है, साथियों डटने का मतलब होता है लगभग 2 माह का टाइम इनके द्वारा बिता दिया गया है। साथियों 2 माह तक सेना आमने सामने बैठी रही, परंतु फिर भी यह एक युद्ध निर्णायक स्थिति में ना पहुंच पाया था। तो साथियों इस चीज़ से परेशान होकर शेरशाह ने एक रचना रची, यानी कि एक तरीके से षड्यंत्र रचा। तो साथियों उस षड्यंत्र के तहत करता क्या है शेरशाह? साथियों ये शेरशाह करता है जो जेता और कुंफा है साथियों, 2 सेनापति हैं। किसके सेनापति? तो यह मालदेव के सेनापति हैं। तो साथियों इनके जो झोंपड़े थे साथियों, या फिर इनका कमरा था, उस कमरे के अंतर्गत जो बहुत सारा धन रखवा देता है। साथियों वो धन कह सकते हैं कि भाई सोने चांदी भी हो सकते हैं, या रुपया भी हो सकता है, या फिर जो बहुमूल्य मुद्राएं होती हैं वह भी हो सकते हैं। तो साथियों एक तरीके से बहुत सारा धन इन दोनों सेनापतियों के कमरे में रखवा देता है। साथियों कौन रखवाता है? तो जेता और कुंफा के कमरे में शेरशाह के द्वारा रखवाया जाता है। अब साथियों देखिए यहाँ पर रखवाने के पश्चात में यह करता है एक नई प्लानिंग। तो साथियों नई प्लानिंग के तहत ये करता है कि भाई अब इन दोनों के कमरे में तो उसने धन रखवा दिया है, रात्रि के समय की बात हो रही है। अब साथियों यह खबर भिजवाता है एक खबरी के माध्यम से हमारे मालदेव के पास में। साथियों मालदेव को खबर मिलती है, देता है कि भाई तेरे दोनों सेनापति बिक चुके हैं और वह अब युद्ध की भूमि के अंतर्गत तेरे साथ में अन्याय करेंगे, तेरे साथ में छल करेंगे। तो साथियों इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए मालदेव तुरंत भागा दौड़ा पहुंचता है जेता और कुंफा के कमरे में। तो वह वहां पर देखता साथियों उस धन की पेटियों को, उन धन के बोरों को। साथियों उन धन को देखकर मालदेव के मन में विश्वास हो जाता है कि भाई जो सेना एक तरीके से जो मुखबिर आया है शेरशाह का, या फिर शेरशाह के द्वारा जो खबर भेजी गई है वह बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही सत्य है। तो साथियों इस चीज़ से परेशान होकर, नाराज होकर राव मालदेव निकल जाते हैं अपने जोधपुर की ओर। साथियों भाई इस युद्ध भूमि को त्याग देते हैं, क्योंकि भाई उन्हें पता है कि भाई अब आप देख सकते हैं कि भाई दोनों सेनापति ही मिल चुके हैं, दोनों सेनापति ही बिक चुके हैं। तो इस युद्ध में मेरी पराजय निश्चित है और मैं मारा ना जाऊं, इसी चीज़ से पराजित हो, इसी चीज़ से चिंतित होकर राव मालदेव साथियों इस युद्ध भूमि को त्याग कर निकल जाते हैं जोधपुर दुर्ग की ओर। तो साथियों आप देख सकते हैं कि भाई जो मालदेव है इस युद्ध में नहीं रहते हैं। अब साथियों बात पता चलती है जेता और कुंफा को। तो साथियों जेता और कुंफा बड़े शर्मिंदा होते हैं और वह देखते हैं कि भाई हमारे साथ में षड्यंत्र हुआ है, अन्याय हुआ है। तो साथियों वह इसी चीज़ को, इसी अन्याय का या फिर इसी जो दाग का, इस कलंक का बदला लेने के लिए, या फिर इसे धोने के लिए, इस दाग को, इस कलंक को धोने के लिए इस युद्ध में लड़ते हैं। और साथियों अब देखिए जेता और कुंफा एक तरफ है और साथियों दूसरी तरफ निकलकर आते हैं शेरशाह, कल्याणमल और बीरमदेव। साथियों कल्याणमल कौन है? तो कल्याणमल है बीकानेर का राजकुमार, और साथियों बीरमदेव कौन है? तो बीरमदेव है मेड़ता का राजकुमार। तो साथियों ये लोग यहाँ पर आक्रमण के लिए तैयार होते हैं और युद्ध होता साथियों बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और साथियों इतनी बड़ी सेना तो एक तरफ थी साथियों, जो दिल्ली का शासन था उसकी सेना होती है, बहुत ही बड़ी भारी सेना होती है। परंतु साथियों इधर जेता और कुंफा की बहुत ही छोटी सेना होती है इनके सामने। परंतु साथियों फिर भी जेता और कुंफा के नेतृत्व में पूरी सेना ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से युद्ध लड़े थे। और साथियों उस युद्ध के अंतर्गत शेरशाह सूरी या फिर साथियों इसके सहयोगी की सेना का इन लोगों ने पसीना छुड़वा दिया। तो साथियों बहुत ही जबरदस्त युद्ध होता है और अंतिम कड़ी में साथियों इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। तो साथियों इस मृत्यु के पश्चात में शेरशाह की इस युद्ध में विजय होती है। साथियों शेरशाह इस युद्ध में बहुत ही खतरनाक तरीके से या बहुत ही अंतिम स्थिति में जीत पाया था। साथियों देखिए मैंने लिखा जानकारियां कि भाई शेरशाह ने छल पूर्वक मालदेव व जेता कुंभा के मध्य में मतभेद उत्पन्न कर दिया। तो साथियों जानकारी हमने पहले कवर कर ली है कि भाई कमरों में धन रखवा जाता है, तो वो जानकारी यहाँ पर मैं फिर से दे रहा हूँ आपको। और साथियों आगे देखिए, तथा मालदेव युद्ध छोड़कर जोधपुर चला गया। तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि भाई मालदेव एक तरीके से नाराज होकर युद्ध भूमि को छोड़कर जोधपुर दुर्ग की ओर निकल जाता है। तो साथियों जानकारियां कवर हैं। अब आगे देखते हैं कि भाई जेता और कुंफा लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं तथा शेरशाह बड़ी मुश्किल से इस युद्ध में जीत पाता है। तो साथियों जानकारियां मैंने आपको पहले दे दी है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको पढ़कर बता रहा हूं कि भाई मैंने क्या लिखा है आपके साथ नोट्स बनाने के लिए। तो साथियों अब आगे देख सकते हैं कि भाई एक तरीके से यहाँ पर शेरशाह की विजय होती है, परंतु साथियों शेरशाह बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। साथियों ये क्यों है डरा हुआ? तो आपको पता है कि भाई यह हिंदुस्तान का बादशाह है और साथियों 2 सेनापति जेता और कुंफा ने इसे पसीने छुड़ा दिए थे। साथियों इस पसीने की डर के मारे साथियों ये पश्चात में जब युद्ध में विजय प्राप्त कर लेता है तो इसके मुंह से निकलता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो साथियों ये कहता है कि भाई मैं इस युद्ध को जीत गया, मेरे ऊपर अल्लाह का रहम है, अल्लाह की करम है, क्योंकि मैं इस युद्ध को जीत गया, वरना मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता मुट्ठी भर बाजरे के लिए। तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई
अपने शेरशाह के द्वारा इस युद्ध क्षेत्र को या फिर साथियों जो एक तरीके से इसे मुट्ठी भर बाजरा घोषित किया है। यानी कि मुट्ठी भर बाजरा है, थोड़ा सा क्षेत्र है जो बीकानेर का साथियों क्षेत्र होता है। तो इस पर मैं विजय प्राप्त करने के लिए, माफ कीजिए जोधपुर के क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के लिए अगर पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, यानी कि साथियों मैं इस युद्ध में कहीं ना कहीं मारा जाता, तो मेरे पूरा जो हिंदुस्तान साथियों है यह पूरा का पूरा मेरे हाथ से निकल जाता है इस छोटे से क्षेत्र के लिए। तो साथियों मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने जानकारियाँ प्रदान करी है वो बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में इस क्लास को शेयर कीजिए। साथियों देखते हैं आगे की जानकारियों के बारे में कवर करते हुए आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए और देखता हूं साथियों मैं आगे की जानकारियां इस वीडियो के बारे में और भी क्या क्या बनती हैं। तो प्लीज़ साथियों नोट कीजिए और देखते हैं। आइए साथियों और आगे देखते हैं भाई राव महालय के जो जीवन में और भी जो संघर्ष बचे हुए साथियों हैं, यानी कि इनके जो संघर्ष के दिन हैं वो पूरे नहीं हुए हैं साथियों। यहाँ पर इन्हें अब भी बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। तो साथियों वो जानकारियाँ हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करते हैं। साथियों कहा जाता है कि वो जब से अपने राव मालदेव एक तरीके से जोधपुर चले जाते हैं, यानी कि साथियों गिरी सुमेल के युद्ध से एक तरीके से साथियों इसमें जो घटना होती है उससे नाराज होकर यह जोधपुर पहुँचते हैं। तो साथियों जोधपुर पहुँचने पर क्या होता है कि भाई जोधपुर के अंतर्गत भी जोधपुर में भी अपना जो शेरशाह साथियों होता है यह आक्रमण करता है। साथियों शेरशाह का आक्रमण यहाँ पर भी होता है। अब देखिए यहाँ पर भी शेरशाह ने आक्रमण कर दिया है साथियों। अब तो साथियों एक तरीके से राव मालदेव अब शरण लेने के लिए कहाँ पर जाएंगे? तो साथियों शरण लेने के लिए यहाँ से भागकर, यानी कि वो जोधपुर से पहुँचते हैं हमारे सिवाड़ा में। साथियों ये सिवाड़ा स्थान है, तो आप कह सकते हैं कि भाई सिवाड़ा में पहुँचते हैं। साथियों सिवाड़ा क्या है? तो यह मारवाड़ के राठौड़ों की शरणा स्थली है। आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि भाई सिवाड़ा क्या है साथियों, तो आप इसे लिख लीजिए कि भाई मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली। यह मारवाड़ के राठौड़ों की संकटकालीन शरण स्थली साथियों सिवाड़ा है। तो इसी स्थान पर वह शरण लेते हैं। साथियों देखिए मैं फिर से बताता हूँ आपको, भाई जोधपुर गए थे, यानी कि गिरी सुमेल के युद्ध में प्रभावित होकर साथियों किसी घटना से या फिर किसी चीज़ से विचलित होकर ये पहुँचते हैं हमारे जोधपुर में। अब साथियों जोधपुर के अंतर्गत भी मालदेव की सेना आक्रमण करती है। तो साथियों फिर ये जोधपुर से निकलते हैं और सीधे पहुँचते हैं सिवाड़ा में। साथियों सिवाड़ा में जाने के पश्चात में थोड़ा रिलैक्स होता है, क्योंकि यह संकटकालीन अपनी स्थिति जो शरण स्थली होती है सिवाड़ा दुर्ग साथियों, उसके अंतर्गत ये पनाह ले लेते हैं। साथियों कहा जाता है कि भाई 1545 के अंतर्गत जो अपना शेरशाह सूरी था इसकी मृत्यु हो जाती है। तो साथियों इसकी मृत्यु के पश्चात में जो अपना साथियों जो वर्तमान में डिस्कस कर रहे हैं मालदेव, तो साथियों 45 के अंतर्गत जब इस शेरशाह की मृत्यु होती है तो मालदेव के द्वारा साथियों जो भी इसके जो ये प्रदेश थे जिसने यह हार चुका था, इन युद्धों के अंतर्गत साथियों छोटे बड़े युद्ध बहुत सारे हुए थे। तो उन युद्धों में जो भी हारे हुए प्रदेश थे साथियों, उन प्रदेशों के बारे में बात करते हैं। तो साथियों जोधपुर, पोखरण, बाड़मेर, मेड़ता, इन सभी क्षेत्रों पर यह वापस से विजय प्राप्त करता है। साथियों कब करता है? तो आप कह सकते हैं कि भाई 1545 के पश्चात में। कब करता साथियों? तो 45 के पश्चात में साथियों इसमें शेरशाह की मृत्यु हो चुकी है। शेरशाह की मृत्यु के बाद, तो शेरशाह की मृत्यु के बाद में साथियों यह अभियान वापस से चलाता है और अपने साथियों जीते जो अपने हारे हुए प्रदेश थे साथियों, जैसे कि मेड़ता, पोखरण, बाड़मेर, जोधपुर, तो साथियों इन सभी क्षेत्रों पर यह पुनः वापस से विजय प्राप्त कर लेता है। साथियों कहा जाता है कि भाई इसके 4 पुत्र हुए थे। तो चारों पुत्रों के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए साथियों कि भाई एक तरीके से एक उत्तराधिकार का विवाद इसके संबंध में भी चलेगा साथियों, क्योंकि इसने अपने जो बड़े राजकुमार साथियों थे उन्हें कोई भी चीज़ ना देकर उन्हें छोटी सी जागीरें प्रदान करी थी साथियों, छोटा सा परगाना प्रदान किया था। तो साथियों इसी चीज़ को देखते हुए 2 साथियों जो बड़े पुत्र होते हैं वह इससे नाराज रहते हैं साथियों, परंतु उसने कोई बेहतरीन, यानी कि उन लोगों ने कोई एक तरीके से वो विद्रोह नहीं किया था, परंतु वह इससे नाराज हुए थे। साथियों जानकारी लेते हैं। देखिए यहाँ पर है मालदेव, तो देखिए मालदेव यह कौन है? यह हमारे मालदेव हैं साथियों। इनके 4 पुत्र हुए हैं। अब चारों पुत्रों के बारे में आपको बताता हूं कि भाई किस पुत्र को इसने कौन कौन सा परगाना या फिर कौन कौन सी जागीर प्रदान करी थी। तो साथियों आप लिख सकते हैं कि भाई राम तो पहला पुत्र है इसका, राम। अब दूसरा साथी होता है उदय सिंह। साथियों तीसरा होता है चंद्र सेन।
साथियों तीसरा है चंद्रसेन, जो कि शासक बनता है, जो कि उत्तराधिकारी घोषित होता है साथियों। परंतु साथियों ये दो व्यक्ति हैं, और जो तीसरा इधर साथियों रायमल आएगा, यह एक तरीके से परगाने का शासक बनते हैं साथियों। यह लिख सकते हैं रायमल, रायमल। तो देखिए साथियों यहाँ पर इन लोगों को तो परगाने दिए जाते हैं साथियों, परंतु चंद्रसेन को उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है, उत्तराधिकारी साथियों। चंद्रसेन बनता है उत्तराधिकारी, और ये दो व्यक्ति जो साथियों तीन शासक बचे हैं, इन्हें मिलते हैं गुंदोज, फालोदी और सिवाना के परगाने। तो साथियों आप लिख सकते हैं कि भाई राम को मिलता है गुंदोज, और साथियों इन्हें मिलता है सिवाना, अपने रायमल को मिलता है सिवाड़ा। साथियों रायमल को मिल चुका है सिवाना का परगाना, और जो अपना साथियों उदय सिंह बचा है, इसे मिलता है फालोदी का परगाना, तो फालोदी। तो देख सकते हैं साथियों कि भाई तीसरा पुत्र है, यह पहला है सबसे बड़ा, दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा। तो साथियों ये तीसरे पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाता है साथियों। अब इसके पश्चात में चंद्रसेन साथियों शासक बनेगा। तो साथियों सारी जानकारियां हम यहाँ पर कवर करेंगे। अब साथियों आप कह सकते हैं कि भाई चंद्रसेन तो शासक बन चुका है, और जो साथियों इसके दो बड़े पुत्र हैं साथियों, जो अपने राम और उदय सिंह, साथियों इस चीज़ से नाराज होते हैं और अपमानित महसूस करते हैं। तो साथियों वो यार राज्य के अंतर्गत तो कोई विशेष युद्ध लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, परंतु साथियों इस चीज़ से नाराज होकर वह निकल जाते हैं अकबर की दरबार की ओर। साथियों ये दोनों जाएंगे अकबर के दरबार की ओर, दिल्ली। तो साथियों आप लिख सकते हैं कि भाई ये दिल्ली पहुंचते हैं, और दिल्ली के अंतर्गत साथियों अपना जीवन काल बिताने की कोशिश करते हैं। तो साथियों ये दिल्ली पहुंच चुके हैं अकबर के अधीन, यानी कि अकबर के शरण में। तो साथियों मुझे आशा है बहुत ही बेहतरीन जानकारियां मैंने आपको प्रदान करी है। तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, अपने